स्वागत है आपका स्टडी विद संदीप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें जिससे मोटिवेशन मुझे भी मिलता रहे। दोस्तों, आज प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब और गुरुत्व। तो आपका सही उत्तर है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदों का आकार गोल होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आ जाएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यथावत बना रहेगा, चपटा होकर तस्तरीनुमा हो जाएगा। दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा बढ़ जाएगा। यानी जब किसी झील की तली से ऊपर उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आता है तो उसका आकार हमेशा बढ़ता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य का सिद्धांत है आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन के गति का सिद्धांत, बर्नौली का सिद्धांत, पास्कल का सिद्धांत। तो दोस्तों, जो ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक होते हैं जिससे ऊपर नीचे लिफ्ट है तो वो आपका पास्कल के नियम पर आधारित होती है। तो आपका सही उत्तर है डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि मछलियां नियत तापी जीव हैं। मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती हैं। झील की तली पर जल नहीं जमता है। बर्फ जल का उत्तम चालक है। दोस्तों, इस प्रश्न का भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। यानी जो झील की तली होती, सरफेस होती है, उस पर जल आपका नहीं जम पाता है, फ्रीज नहीं होता है, इसलिए मछलियाँ वहाँ जीवित रह लेती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है। जब हम उस मक्खन को मथते हैं तो क्रीम का दूध से कैसे अलग हो जाता है? गुरुत्वाकर्षण, ससंजक बल, अपकेंद्री बल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है अपकेंद्री बल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की, इलेक्ट्रॉन के आवेश की, विभवांतर की, शक्ति की। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऊर्जा की, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी ऊर्जा की इकाई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हीरा चमकदार दिखाई देता है किस कारण से? हीरा चमकदार दिखाई देता है किस कारण से? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और प्रकीर्णन के कारण। दोस्तों, जो हीरा होता है वो किसके कारण चमकदार दिखाई देता है? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसलिए आपका सी उत्तर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली आपकी खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा में भी आया है 2006 में। क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर, विटीकल्चर। आगे है पिसीकल्चर। तो ये सूची सेकंड है। इसमें
हमें उसकी मैचिंग करानी है कि किससे इसका संबंध है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो जवाब, और इधर नीचे दिए गए हैं कूट में ABCD करके, इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। आज की परीक्षाओं में 2 1 4 3, 1 4 3 2, 3 2 1 4, 3 4 1 2। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है D, 3 4 1 2। 3 4 1 2। 3 का मतलब है A का 3 से एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी से। दूसरा है सिल्वीकल्चर का संबंध है 4 से, यानी सिल्वीकल्चर शहतूत के वृक्ष से संबंध है। और थोड़ा सा मिस्टेक हुई है प्रश्न में, एक बार फिर से देखते हैं। 3 3 यानी A का 3, B का 4। A का जो है वो 3, A का 3 बिल्कुल सही है। B का 4 बिल्कुल सही है आपका। और अगला क्या हो जाएगा? C का 1 और D का 4। C का आपका 1, C का 1 यानी विटीकल्चर अंगूर की खेती से, हाँ बिल्कुल सही बता रहे थे। और पिसीकल्चर आपका मछलियों के पालन से। तो इस प्रकार का ये प्रश्न है। तो दोस्तों हमारा इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका D। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु हिमांक बिंदु कैसे हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, क्रमशः घटेंगे बढ़ेंगे, क्रमशः बढ़ेंगे घटेंगे। तो ये किस टाइप के हो जाएंगे दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। पहले पानी के क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक घटेगा। ये है जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ेगा और फिर हिमांक उसका घटेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? रेत, हीरा, संगमरमर, शक्कर। तो दोस्तों कौन सा आपका मूल तत्व है? आपका सही उत्तर है B यानी हीरा, क्योंकि हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्ध रूप है। कैसा रूप है? क्योंकि हीरा कार्बन का आपका शुद्ध रूप है या क्रिस्टली अपरूप का है, इसलिए ये मूल तत्व है आपका। तो आपका सही उत्तर है B। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कथन और कारण, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसको लिख दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आज के टाइम पर। तो दोस्तों इसका एक कथन है कि सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। जो सोडियम धातु होती है, वैसे सोडियम धातु बहुत ही मुलायम होती है, ये आपकी किसी धारदार उससे कट सकती है। कारण है धातु सोडियम वायु प्रभाव होने पर गल जाती है। सोडियम वायु के संपर्क में आने से क्या गल जाती है? तो इसके जो आपके कूट दिए गए हैं वो हैं A और R दोनों सही हैं और RA का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन नंबर A। दूसरा है A और R दोनों सही हैं किंतु RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ऑप्शन नंबर B। C ऑप्शन कह रहा है A सही है परंतु R गलत है। C ऑप्शन कह रहा है A सही है परंतु R गलत है। और D ऑप्शन कह रहा है A गलत है परंतु R सही है। तो दोस्तों इसमें मुझे ये देखना है कि प्रश्न कह रहा कि आपका सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है, बिल्कुल सही है, आपका कथन बिल्कुल सही है।
और दूसरा कह रहा है कि धातु सोडियम का वायु प्रभाव होने पर गल जाती है। तो ये आपका जो कारण है ये कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है और ये आपका गलत है। तो जो आपका प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा सी, कि ए सही है परंतु आर गलत है। तो आपका ये सही हो जाएगा कि ए सही है परंतु आर गलत है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट का, 24 कैरेट का, 28 कैरेट का और 20 कैरेट का। तो दोस्तों जो शुद्ध सोना होता है वो आपका 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का जो सोना होता है वो बहुत ही मुलायम होता है, ठीक है। इसलिए मुख्यतः आभूषण बनाने के लिए 10 से 22 तक या 20 तक 10 से 20 कैरेट तक के सोने का उपयोग करते हैं। यानी 10 से जो 20 कैरेट का सोना होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है आभूषण बनाने के लिए। लेकिन जो शुद्ध सोना कितने कैरेट में होता है वो दोस्तों होता है आपका 24 कैरेट में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको भविष्य का धातु कहा जाता है? तांबा, लोहा, टाइटेनियम, एल्युमिनियम। तो दोस्तों किसको भविष्य का धातु कहा जाता है? वो आपका सही उत्तर है डी, यानी एल्युमिनियम को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर में उपस्थित होता है? लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल। तो दोस्तों ऑक्जेलिक जो अम्ल होता है वो चींटियों के काटने से होता, चींटी की डंक में होता है। साइट्रिक अम्ल जो खट्टे पदार्थों में होता है और टार्टरिक होता है इमली में होता है आपका। तो आपका सही उत्तर होगा, और ये ऑक्जेलिक अम्ल जो चींटी में भी होता और टमाटर अम्ल में भी होता, तो इसलिए सही इसका उत्तर है बी, यानी ऑक्जेलिक अम्ल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन जो होता है वो आपका लाल रेड होता है। कैसा होता है? रेड। लेकिन एक ऐसा जीव है जिसका रक्त जो ब्लड होता है वो सफ़ेद होता है। तो किसका? छिपकली का, तिलचट्टा का, घरेलू खटमल का, मच्छर का। ये भी एक आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। तो इसका सही उत्तर होगा तिलचट्टा। तिलचट्टा होता है उसका सफ़ेद रक्त होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। एल्युमिनियम के, तांबे के, कार्बन के, लोहे के। तो दोस्तों किसके ऊपर से गुजरती है? वो है आपके तांबे के। तो आपका बी उत्तर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों ऑप्शन है आपका हीरा, चांदी, ग्रेफाइट और लकड़ी। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका चांदी, क्योंकि चांदी ऊष्मा तथा विद्युत की सर्वोत्तम आपकी संचालक मानी जाती है। चांदी जो है ऊष्मा और विद्युत की, जिसमें आसानी से या बहुत तेज़ी से ऊष्मा का और विद्युत का प्रवाह होता है, इसलिए सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला जो आपका पदार्थ है वो है आपका चांदी। अगला प्रश्न है।
पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? संयोग का मतलब मिश्र धातु है। किसके मिश्रण से बनी है? किसके बनी है? तांबा एवं निकेल, तांबा एवं टिन, तांबा एवं जस्ता, तांबा जस्ता एवं निकेल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी तांबा और जस्ता। पीतल जो धातु है तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनती है। अगला प्रश्न है, पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? यूरिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल आपका पेशी थकान के लिए यानी मांसपेशियों के लिए उत्तरदायी होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। जो माँ का दूध होता है उसमें मुख्यतः बालक को कैल्शियम भी मिलता है, मैग्नीशियम भी मिलता है, पोटेशियम भी मिलता है, लेकिन किस चीज़ का अभाव होता है? वो है आपका लोहे, यानी आयरन। आयरन की आपूर्ति नहीं करता है दुग्ध। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए, यानी लोहे। तो दोस्तों